सो हेलो एवरीवन। हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स नाम से। चैप्टर का क्या नाम है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो पूरा चैप्टर करेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल थियरीज, कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे जो काइनेमेटिक्स है ना, जो चैप्टर का नाम है, तो वो बेस्ड है इसमें दो पार्ट में। पहला क्या हो जाएगा काइना, दूसरा हो जाएगा मैटिक्स। काइनामेटिक्स, काइना मीन्स होता है मोशन, क्या होता है? मोशन, ठीक है। और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स, है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज करो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, क्या कर रहा है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो सब हो सकता है कोई ड्राइविंग फोर्स हो सकता हो ना हो, स्टार्टिंग से ही ये किसी स्पीड वेलोसिटी v से चल रहा हो, ठीक है। जब हम मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो सपोज करो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? वेलोसिटी v से, जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था, ठीक है। अच्छा, तो चला, सपोज करो कि कुछ दूर ये पहुँचा होगा, यहाँ तक पहुँचा, तो क्या कुछ ये टाइम लिया होगा यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ तक आने में कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, है ना। अच्छा, जब यहाँ पहुँचा होगा तो कुछ फाइनल वेलोसिटी आई होगी, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी थी तो, है ना। अच्छा, हो सकता है कि ये कांस्टेंट स्पीड से ना चल करके इसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन भी आया हो ड्यू टू फोर्स, एनी एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट या टाइम एक्सेलरेशन, कुछ भी चीज़ें को पता करने के लिए जो मैथमेटिक्स यूज करते हैं इसके मोशन की, उसको मिलाकर क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था कि इसके अंदर क्या होने वाला है, ठीक है, ओके। तो पहले हम लोग समझते हैं कि मोशन होता क्या है, कितने तरह के मोशंस होते हैं। तो जो मोशंस हैं, ठीक है, इनमें कई कैटेगरीज है। हो सकता हो कि वो 1D मोशन कर रहा हो, क्या कर रहा हो? 1D मोशन कर रहा हो सकता है कि वो 2D मोशन कर रहा हो, या फिर हो सकता है वो 3D मोशन कर रहा हो। 1D मोशन से मतलब ये है कि जो पार्टिकल है, क्या है? जो पार्टिकल है या फिर ऑब्जेक्ट है, वो किसी एक एक्सिस के अलोंग चल रहा है। अब जैसे मैंने ये एक्सिस बनाया, तो ऊपर हो सकता है जे कैप, ठीक है, इधर राइट साइड में हो सकता है आई कैप, जे कैप, और जो बाहर आ रहा है वो हो सकता है के कैप, ठीक है। अगर ये लेफ्ट साइड में बात करेंगे इस ओरिजिन के बगल में, तो इस साइड यही हो जाएगा माइनस आई कैप, ठीक है। अच्छा, ऊपर जे है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप। अच्छा, पी के कैप जो प्लेन से बाहर आ रहा है वो प्लस पी के कैप हो जाएगा, और जो अंदर जा रहा है वो माइनस के कैप हो जाएगा, ठीक है। इसी को कई बार हम लोग दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि आई को आपने एक्स एक्सिस बोल दिया, और जे को आपने वाई एक्सिस बोल दिया, और के को आपने जेड एक्सिस बोल दिया, ठीक है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के चलने की। सपोज करो कि ओरिजिन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और वो चला, ठीक है। अगर उसने सिर्फ एक एक्सिस को फॉलो किया, हो सकता है वो आई वाला हो, अब वो प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। तो वो वन डायरेक्शनल मोशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वन डायरेक्शनल मोशन कहलाएगा। और इसका जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जैसे कि लीनियर मोशन, क्या हो जाएगा? लीनियर मोशन। इसी के अंदर आ जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। अच्छा, रेक्टिलिनियर मोशन से क्या मतलब है? सपोज करो कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, ओरिजिन से, और चला आई में, सपोज करो यहाँ तक, है ना। क्या यहाँ तक 1D था? क्यों? क्योंकि सिर्फ ये आई कैप वाले डायरेक्शन में चला है, लेकिन सडनली इसका मन किया कि ये जेड में जाए, ठीक है, के वाले कैप में, तो अंदर के साइड में माइनस के कैप में जाए, उधर पीछे साइड में माइनस के कैप साइड में, है ना। तो देखोगे जब यहाँ पर, तो ये वाई को कवर नहीं कर रहा है, और ये आई में दोबारा आगे नहीं चल रहा है,
अब ये सिर्फ के में चल रहा है, जो कि माइनस के है अंदर के साइड में, यानी कि प्लेन के अंदर के साइड में। तो अगेन फिर से जो ये ऑब्जेक्ट है ये 1D, ठीक है, यानी एक डायरेक्शन ही कवर किया। पहले ये इनिशियल से यहाँ तक आया, जो कि 1D कवर किया, फिर यहाँ से 1D ही कवर किया। और सपोज करो अगर यहाँ से ऊपर जाना चाहे वाई एक्सिस में, तो भी 1D ही कवर करेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ पाथ बनाता है तो हम लोग उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, जो कि ये भी एक 1D मोशन के अंदर ही आएगा। तो लीनियर मोशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो 2D मोशन की बात आती है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट चला, ठीक है, सपोज करो ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया। अब देखो अगर ये ऐसे जा रहा है तो क्या सिर्फ आई में चल रहा है? अगर ऐसे जा रहा है तो सिर्फ वाई में चल रहा है। अगर ऐसे आ रहा है तो सिर्फ के में चल रहा है, ठीक है, एक्स में, वाई में या जेड में। तो अगर किसी एक डायरेक्शन चलेगा तो 1D होगा, लेकिन अगर ये 2 डायरेक्शन को कवर कर रहा है, क्या कर रहा है? 2 डायरेक्शन को कवर कर रहा है। सपोज करो कि ये कुछ यहाँ चला आया, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ आया है तो क्या ये कुछ एक्स एक्सिस, सपोज करो इसका कुछ कोऑर्डिनेट तो बनेगा ही। अगर ये कुछ यहाँ बात करेंगे तो इससे मिलाएंगे ना एक्स एक्सिस पे, तो क्या ये कुछ दूरी चला है? कुछ दूरी चला है ओरिजिन से, हाँ, तो इतनी दूरी चला है, सपोज करते हैं एक्स चला होगा। अच्छा, इस पॉइंट से अगर देखेंगे हम लोग तो आपको दिखेगा कि कुछ ये दूरी इधर भी चला है, जो कि हो सकता है कि ये जे कैप हो नीचे के साइड में, ठीक है। तो क्या ये कुछ वाई दूरी चला है? क्योंकि जब ये यहाँ आया है तो ये दूरी क्या बनेगी, इसको वाई कैप, तो इसको हम माइनस वाई कैप रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है इस ऑब्जेक्ट का, कि कहाँ पर रखा हुआ है, तो ये एक्स कॉमा माइनस वाई पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर देखा जाए इसके अंदर तो आपको दिखेगा कि इस ऑब्जेक्ट ने कुछ दूरी एक्स में ट्रेवल किया, कुछ दूरी वाई में ट्रेवल किया, यानी कि 2 डायरेक्शन इसने कवर किए हैं। अगर 2 डायरेक्शन कवर करेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग 2D मोशन, ठीक है। अच्छा, थोड़े और अच्छे से समझेंगे इसको। सपोज करो कि हमने एक बॉल को ग्राउंड से किक किया, ठीक है। अच्छा, और किक किया कुछ एंगल पे, तो ये क्या ऐसे जाता हुआ यहाँ आकर गिरेगा, कुछ ऐसा ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा। और जब ऐसा ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कुछ ये एक्स दूरी में भी चला था और कुछ ये वाई दूरी में भी चला था। यानी कि अगर ये प्रोजेक्टाइल देखा जाए तो अपने आप में 2D मोशन का एग्जाम्पल बन रहा है। किसका बन रहा है? 2D मोशन का। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? अगर वो किसी एंगल पे फेंका गया है अदर देन 0 और 90। अगर 90 फेंकेंगे तो सीधा ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा, तो ये 2D नहीं कवर करेगा। लेकिन किसी एंगल पे फेंकेंगे जो कि 0 से तो ज़्यादा हो, ठीक है, जो कि 0 से तो ज़्यादा हो, लेकिन ये एंगल लेस देन हो 90 से, फिर 90 से बड़ा भी हो सकता है लेकिन 90 से कम। अगर ऐसा हो रहा है, इनके बीच का एंगल है, तो ये 2D मोशन फॉलो करेगा। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो किसका एग्जांपल आ जाएगा? 2D मोशन का, ठीक है, ओके। फिर आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट, जो है क्या? 3D मोशन। तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? गैसियस मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वो रैंडमली डांस करते हैं, कभी इधर कभी उधर, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही ज़्यादा स्पीड्स पे, ठीक है। तो उनको सपोज कर लेते हैं कि हम लोग वो 3D मोशन कर रहे हैं। तो जो मोशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है? मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ये अपने आप में क्या कहलाएगा? 3D मोशन कहलाएगा। कौन? मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? ओके, यहाँ तक बातें समझ में आई। अब आगे चलते हैं। तो समझते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, क्या है? कोई ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, वो चलना स्टार्ट किया, क्या किया? चलना स्टार्ट किया, तो हो सकता है उसकी इनिशियल स्पीड कुछ हो सकता है ना हो,
ठीक है। तो कुछ फोर्स लगेगा, अगर नहीं होगा तो तभी तो ये यहाँ से सपोज करो यहाँ फाइनली जो पहुँचा है यहाँ तक आया है, ठीक है। या और आगे भी गया है, पर अगर बात करें यहाँ से और इस पॉइंट की, तो यहाँ पहुँचने पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। सपोज करते हैं v है, हो सकता है कुछ वेलोसिटी v हो सकता है 0 हो, अगर आकर यहाँ रुक गया हो तो, ठीक है। तो अगर ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो कुछ दूरी ट्रेवल तो करेगा। जो दूरी ट्रेवल करेगा सपोज करते हैं x करेगा, तो जाने में कुछ समय तो लेगा ही, वो हो जाएगा टाइम t। अगर इसका स्पीड 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चला है, ठीक है, तो ज़रूर कोई ना कोई फोर्स इस पे एक्ट किया होगा। तो फोर्स का फार्मूला होता है क्या, F इज टू एम है। तो अगर इसका पहले से मास m है तो वो तो कांस्टेंट, वो चेंज तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो कुछ ना, और ये तो क्या नाम है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसको आगे बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, वो हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो इसको एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, ये आगे को बढ़ेगा, ठीक है। वेलोसिटी गेन करेगा, इनिशियली हो सकता हो 0 हो, पर कुछ ना कुछ इस पर वेलोसिटी आएगी, फिर बढ़ते बढ़ते ये यहाँ तक सपोज करवाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इनके अंदर क्या क्या अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो सपोज करते हैं, सपोज क्या करना है, वो हो जाएगा डिस्टेंस। क्या पढ़ना पड़ेगा पहले हमें, डिस्टेंस। ये कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो ये मान लो ए से बी तक आया, क्या आया, ए से बी तक। ये अगर ए पॉइंट है और ये अगर बी पॉइंट है, तो ए से बी तक आया, ठीक है। तो अगर इसके जाने के और भी तो तरीके हो सकते हैं। हो सकता हो कि ये ऐसे न जा कर के और ऐसे घूमता हुआ तब यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। पहला केस ये हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है। तो डिस्टेंस अगर पहले केस में देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन ही होगी, और दूसरे केस में जो सेकेंड लाइन जो चली हुई है ना, भले ही वो कर्व है, थोड़ा सा इधर उधर है ना, वो सारा जो पाथ होगा वो पूरा उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। क्या होता है ये, पाथ डिपेंडेंट होता है। तो डिस्टेंस के बारे में लिखेंगे हम कि टोटल पाथ covered by an object without regards of डायरेक्शन, ठीक है। तो सपोज करो पहले केस में अगर मैं बात करूं, पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में ऐसा हो रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से होता हुआ यहाँ ए से बी पहुँचा है। तो जो ये पूरी दूरी ट्रेवल किया, हो सकता हो स्ट्रेट लाइन हो सकता हो कर्व हो, है ना। तो जो भी ये दूरी ट्रेवल किया होगा, ठीक है, टोटल पाथ जो कवर किया होगा वो उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। और इसके अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है तो क्या ये एक तरह का स्केलर क्वांटिटी हुआ, यस, क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ, ठीक है। तो जो पहला तो ये पॉइंट हो गया कि टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विदाउट रिगार्ड्स ऑफ डायरेक्शन, और अगर डायरेक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है इसका मीटर, ठीक है। अगर बड़ी यूनिट लेंगे तो हो जाएगा किलोमीटर, ठीक है, ये हो जाएगी यूनिट, ओके। सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड में केस में देखेंगे तो क्या ये पूरा ये दूरी ऐसे कवर किया है। तो सेकंड केस का अगर डिस्टेंस पूछे तो ये पूरा जो दूरी कवर किया होगा ना, जो एक्चुअल दूरी टोटल पाथ कवर्ड, ये पूरा इसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग सेकंड की तरफ, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो पहले केस में देखा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन जैसा है, सेकंड केस में देखा जाए तो ये थोड़ा सा घूम करके गया हुआ है, ठीक है, ज़्यादा दूरी ट्रेवल किया होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ए से बी के एक स्ट्रेट लाइन की दूरी को कहते हैं,
ठीक है, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहेंगे, क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम इनिशियल से फाइनल पोजीशन में, उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, तो क्या पहले और दूसरे केस में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा? हाँ, सेम होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके अंदर सिर्फ क्या ले रहे हैं, इनिशियल और फाइनल ले रहे हैं। तो इनिशियल और फाइनल से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है वो पहले के बराबर ही आ रहा है। तो दूसरे वाले का जो पाथ है, क्योंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट है, क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है कि किधर से गया हुआ है, डिपेंडेंट। ठीक है, इसमें मायने क्या रखता है, मायने रखता है इसका डायरेक्शन, कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक गया है। ठीक है, ये क्या होता है इसके अंदर, डायरेक्शन डिपेंडेंट। ठीक है, अगर डायरेक्शन आया है तो क्या ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी बनेगा? हाँ, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, पाथ पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो अगेन ये मीटर के बराबर ही होगा, या फिर किलोमीटर, अगर बड़ी यूनिट लेंगे तो लेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए पहले वाले केस में, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है? हाँ, बराबर है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। ठीक है, तो नोट करके लिखने वाली बात ये है कि डिस्टेंस बराबर हो सकता है कितने के, डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट के। क्यों? क्योंकि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस तो या तो उसके बराबर हो सकता है अगर स्ट्रेट लाइन है तो, नहीं तो उससे बड़ा हो सकता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिस्टेंस या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा डिस्टेंस, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग ये इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस, अगर इसको हम नीचे लाएं डिस्प्लेसमेंट को, तो क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 1 के बराबर होगा, या फिर हो सकता है कि ये बराबर के 1 के हो। ठीक है, तो कई बार आपसे रेशियो पूछ सकता है कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होता है, तो या तो ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमने लिख दिया है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। ठीक है, ओके। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमने देख लिया, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर है। अच्छा, तो क्या हमने डिस्टेंस को देखा था, जब उसमें देखा था कि टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा था, और क्या अपने आप में ये एक स्केलर क्वांटिटी था। ठीक है, अच्छा, अगर स्केलर क्वांटिटी होगा तो अगर ये दूरी x है तो हम यहाँ पर सिर्फ x डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, x डिनोट कर सकते हैं, हो सकता है डिस्टेंस d के फॉर्म में भी दिया हो। ठीक है, ऐसे इसका डिनोशन होगा। अच्छा, एक और बात, अगर मैं बात करूँ पहले केस में और दूसरे केस में, तो किस में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो पहले में क्या स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरे केस में काफ़ी घूम कर गया है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ज़्यादा दूरी कवर कर रहा है। तो हम पा सकते हैं कि फर्स्ट केस में डिस्टेंस, इन फर्स्ट केस कम होगा एज कंपेयर टू डिस्टेंस इन सेकेंड केस।
ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, है ना, और ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इनिशियली और फाइनली पोजीशन पे डिपेंड करता है, और ये डायरेक्शन पे क्या नाम है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होगा तो अगर हम इसको डिनोट करना चाहेंगे, सपोज करो x से, तो हम x के ऊपर ये वेक्टर का साइन लगाएंगे। अगर हम इसको डिनोट करना चाहेंगे t से, तो t के ऊपर वेक्टर का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये डिनोट करता है कि इसके अंदर डायरेक्शन मैटर करता है। ठीक है, अच्छा, तो पहला वाला केस ले लें और दूसरा वाला केस ले लें। अगर कोई पूछे आपसे कि बताइए डिस्प्लेसमेंट किस में ज़्यादा है, किस में कम है, तो आप देखेंगे कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियली और फाइनली पे डिपेंड करता है, तो क्या दोनों ही केसेस में इनिशियली और फाइनली सेम है? अगर सेम है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन दोनों का सेम होगा। तो इसलिए पहला केस हो या दूसरा केस हो, दोनों में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट केस में या सेकंड केस में, दोनों में क्या होगा? बराबर होगा। So displacement in first case and displacement in second case both are equal। ठीक है, ओके ओके। तो एक और जो नोट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे वो ये पॉइंट है कि डिस्टेंस जो हो सकता है, डिस्टेंस वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता उस ऑब्जेक्ट के लिए अगर वो चल रहा हो तो। सो डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो, कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो और नेगेटिव फॉर अ मूविंग बॉडी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एज वेल एज ज़ीरो भी हो सकता है फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, and also can be ज़ीरो। ओके, तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा नहीं, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसको कैसा क्यों हम बोल रहे हैं। जैसे कि सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो आगे मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से चला, जब चलेगा तो मान लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस पॉइंट से चला है तो कुछ दूर तो जाएगा ही जाएगा, तो जितना भी चलेगा, क्योंकि डिस्टेंस इसके पास पे होता है, तो जो पूरी दूरी चलेगी वो तो क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब अगर ये वापस आएगा, अब अगर ये वापस आएगा, ठीक है, तो इस केस में डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा अगर वो दोबारा से इनिशियल पोजीशन पे आ जा रहा है तो। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, goes along x-axis up to the limit of 20 meter, and then return along the same line to the point -20, 0. Find the distance and displacement of the particle during this trip। ओके, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, ठीक है, मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है वो 0, 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, और वो एक्स एक्सिस पे चलता है, कितनी दूर तक चलता है, वो चलता है 20 मीटर। कितना? 20 मीटर।
और ये y में कुछ नहीं किया, इसलिए जो y वाला है वो 0 दिया हुआ है कोऑर्डिनेट। अच्छा, एंड देन रिटर्न along the same line to the point -20 मीटर, 0। अच्छा देखो, ये 2D नहीं कवर किया, 1D कवर, क्योंकि बार बार ये x में ही ट्रेवल कर रहा है, y में नहीं जा रहा है। तो फिर जब ये वापस आएगा तो ये पीछे को जा रहा है, कितना दूर, -20 मीटर, क्योंकि ओरिजिन से पीछे निगेटिव लेंगे, है ना। तब ये इधर गया है। तो बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस ट्रिप। अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस कवर्ड की, किसकी, डिस्टेंस कवर्ड की, तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जब ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ है यहाँ से, जब ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ है यहाँ से, तो ये आगे बढ़ा है, फिर यहाँ तक गया है। तो जब ये मान लेते हैं कि ओरिजिन से यहाँ तक गया है, तो ए से बी जाने में क्या ये 20 मीटर चला है, ठीक है। फिर जब ये वापस आया होगा तो फिर से अगेन 20 मीटर चला होगा, ओके। फिर जब ये ओरिजिन से फिर वो पीछे के साइड में जाएगा, तो क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये दूरी भी इसके अंदर ऐड ही होगी जो पीछे के साइड में जाएगी, ठीक है। क्या होगा, ये वाली दूरी भी ऐड होगी जो पीछे के साइड में जाएगी। तो क्या ये भी +20 हम लोग ऐड करेंगे, तो टोटल मिला करके ये 60 मीटर चलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि जब ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ है ओरिजिन से, तो आगे गया है 20 मीटर, तो 20 मीटर आगे गया है किधर में, प्लस एक्स एक्सिस में, तो उसको क्या हम लोग प्लस आई के लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लेंगे। फिर जब ये वापस आएगा तो ओरिजिन को आएगा, ओरिजिन तक आएगा, है ना। तो जब ओरिजिन तक आएगा तो क्या ये रिटर्न हो रहा है, मतलब ये कि जब ये यहाँ से यहाँ तक गया तो प्लस आई हमने लिख दिया, लेकिन जब ये वापस आएगा तो क्या हम लोग इस बार -20 आई कैप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग माइनस आई कैप लिख लेते हैं। हालांकि चला वो प्लस में ही है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन उसका अपोजिट हो गया, इसलिए निगेटिव आई कैप ले लेंगे। क्लियर है ये चीज़, ओके। फिर ये पीछे के साइड में चला है, क्या चला है, पीछे के साइड में चला है, तो ये पीछे के साइड में चला है। अच्छा, तो ये आगे चला कहाँ तक जाएगा, यहाँ से फिर ये -20 कितना गया है, -20 मीटर आई कैप, -20 मीटर आई कैप। अब हम लोग ये देख पा रहे हैं ओरिजिन से पीछे गया है तो हम लोग निगेटिव ले लिए हैं, क्लियर है ना। अच्छा, तो ऐड करेंगे तो ये दो तो कट जाएंगे, बचेगा ये, यानी कि -20 आई कैप चला है। क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको -20 के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है, मीटर, अगर ये मीटर में दिया है तो मीटर में ही दिया है, ओके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कार मूव फ्रॉम ओ टू डी, ओ से डी तक गई हुई है, यानी कि यहाँ से चली, फिर इधर गई, फिर इधर आई, फिर ऐसे आ गई, ठीक है ना, ऐसे चला है। तो पूछ रहा है आपसे अलोंग द पथ ओ ए सी डी, ओ ओ ए बी, फिर सी, फिर डी, ठीक है, उसने ऐसे चला है। अच्छा, फिर पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो जो पूरा पाथ कवर्ड हुआ वही उसका डिस्टेंस होगा। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस फाइंड करने की, एक सेकेंड, इसका डिस्टेंस फाइंड करने की, है ना। तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या टोटल पाथ होगा, तो जो दूरी वो ए में कवर किया होगा, प्लस जो वो दूरी ए बी में कवर किया होगा, प्लस वो जो दूरी बी सी में कवर किया होगा, और जो दूरी सी डी में कवर किया होगा। तो क्या ओ ए 8 किलोमीटर है, प्लस ए से बी 4 किलोमीटर है, बी से सी 4 किलोमीटर है, और सी से डी 1 किलोमीटर है। तो टोटल कितना हो जाएगा,
8 16 1 17 किलोमीटर क्या हुआ होगा, ये टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, जहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ तक पहुँचा है उसको में, है ना। इसके अंदर सीधा सीधा जोड़ देते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट चला है तो वो ज़ीरो नहीं होगा इसका। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है क्या, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है फ्रॉम इनिशियल से फाइनल, है ना, फ्रॉम इनिशियल से फाइनल, यानी कि ओ से डी को ज्वाइन करने वाली लाइन ही क्या कहलाएगी, यही कहलाएगी आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसे फाइंड होगा, तो या तो हम लोग आई जे कैप के कैप के फॉर्म में ले लें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे ज्वाइन करके निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा, अगर ऐसे निकालना चाहें तो सपोज करो ये आपको सपोज क्या करना है, सब ये 1 किलोमीटर जो दिया हुआ है और ये टोटल मान लो 4 दिया हुआ है, तो ये बचा हुआ क्या 3 होगा, क्योंकि ये 1 है तो क्या ये दूरी 3 हो जाएगी। अच्छा, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो देखो ये दूरी पूरी 4 है, तो ये दूरी भी पूरी 4 होगी, तो बची हुई ये दूरी कितनी हो जाएगी, अगर टोटल 8 है तो 4 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास बचा ये दूरी 4 और ये दूरी 3, क्लियर है ना। तो पाइथागोरस से हम लोग लगा कर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट एक निकालने का तरीका एक ये भी है कि आप ऐसे निकालो, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 9, यानी कि √25, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। और दूसरा तरीका है अल्टरनेटिव, हम लोग देख लेते हैं कि जब वो चलना स्टार्ट किया था, है ना, तो ओ से ए, अगर मैं ओ को ओरिजिन मान लूँ, क्या मान लूँ, ओरिजिन मान लूँ, तो ओ से ए जाने में क्या वो प्लस आई कैप चला होगा, और ए से बी जाने में अगर वो नीचे चल रहा है, ठीक है, तो क्या मैं उसको माइनस जे कैप मान लूँ, ठीक है। माइनस के भी माना जा सकता है या प्लस के भी माना जा सकता है, अगर उसको मानते हैं कि बाहर आ रहा है तो, पर ठीक है, माइनस जे कैप। फिर इसको मानते हैं कि पीछे आ रहा है, पीछे जा रहा है तो क्या फिर से ये माइनस आई कैप होगा, और ऊपर जा रहा है तो क्या ये प्लस जे कैप होगा। तो इन ऑर्डर में लिख लेते हैं, ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे होगा, 8 आई कैप प्लस में, ठीक है, -4 जे कैप, अच्छा पीछे है 4 किलोमीटर तो -4 आई कैप, फिर ऊपर गया है +1 जे कैप, क्लियर है ना, ओके। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना बचेगा, आई से आई माइनस करो, तो 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, तो 4 आई कैप हो जाएगा, और जे में कितना जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, तो -3 जे कैप बचेगा, ठीक है। अब जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर आया वो कितना है, वेक्टर के फॉर्म में 4 आई कैप -3 जे कैप, यही आया है ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें, मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है √ जो आई दिया उसका स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और ये -3 है ना, -3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, √16 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 9, यानी कि √25, यानी कि जो वैल्यू आएगी 5 किलोमीटर। तो ये वाला भी करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट है, तो जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं, ओके। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, अगर सवाल दिया तो है, ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पार्टिकल गोज अलोंग अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर, है ना, कहाँ से कहाँ जा रहा है वो ए से बी तक, ये कर्व वाला रास्ता लेके, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अलोंग द पाथ ए एंड बी, ए और बी के अलोंग आपको पता करना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, एंड एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, तो क्या ये एक्स एक्सिस है और क्या ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, तो इसके बीच के बनने वाला एंगल थीटा ये होगा, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपको फाइंड क्या करना है, एक तो आपका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है यानी कि सीधा ये, क्लियर है। अच्छा, दूसरा आपको पता करना है डिस्टेंस, तो क्या ये कर्व वाला पाथ होगा,
और तीसरा इससे बनने वाला इसका एंगल। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता करने की फ़िलहाल में ज़रूरत है। कैसे करेंगे इसे? सॉल्व करते हैं। पहले चीज़ क्या बोला? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखो, क्या ये दूरी 10 मीटर के बराबर है? हाँ है। अच्छा, कोई भी रेडियस सेम होता है तो क्या ये भी 10 मीटर होगा? ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर ही होगी, है ना? तभी तो ये आर्क बन पाएगा एक रेडियस का, है ना? तो 10-10 मीटर की है, यहाँ से हम लोग पाइथागोरस लगा लेते हैं। ठीक है, आपको अगर मान लो ये डी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आपको निकालना कैसे लगाओगे? पाइथागोरस भी लगा सकते हो। कैसे? अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 100 प्लस 100 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 200 विच इज इक्वल्स टू 100 का 10 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 रह जाएगा। ठीक है, मीटर में दिया हो तो मीटर में लिख लेंगे, मीटर में दिया। ठीक है, अच्छा सेकंड आते हैं अच्छा ये चीज़ एक देख लेते हैं, बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट निकालने का, किसी भी आर्क का निकालने का एक और भी तरीका होता है, शॉर्टकट है। ठीक है, उसका फॉर्मूला आता है 2r साइन थीटा बाई 2। इसको मैंने बाद में प्रूफ कराएंगे इसको। 2r साइन थीटा बाई 2, ये डायरेक्ट इससे निकल जाएगा। अगर कोई आर्क दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ये कुछ ऐसे दे दिया, 2 रेडियस दे दिया और ये वाला आर्क दे दिया, है ना, और ये एंगल बीच का थीटा, और आपसे आप ये पूछा कि ये बताइए, तो आप क्या करोगे? 2r, क्योंकि ये रेडियस होगा तो 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, इसमें पुटअप करके देखते हैं सही है गलत है। r की वैल्यू 10 हो जाएगी। साइन थीटा, क्या थीटा यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर है? एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच के बनने वाला एंगल थीटा, क्या वो 90 डिग्री है? तो 90/2। अच्छा, क्या है? 20 आ जाएगा और ये कटेगा तो 45 आएगा, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, इसको काटेंगे इसके 2 को, √2 बार में, और 10 बच जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10√2 मीटर। सेम आ रहा है। ठीक है, ये दूसरा ट्रिक था। ट्रिक क्या? एक तरह का फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं मन करे तो। सेकेंड वाला है डिस्टेंस पता करने के लिए। क्या पता करने के लिए? डिस्टेंस पता करने के लिए। डिस्टेंस जो होता है वो वेक्टर का साइन ऊपर नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? ये पूरा जो आर्क है इसे पता करना है। अब देखो तो क्या ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट है तो सर्कल का जो पूरा सर्कमफेरेंस होगा उसका 1/4 होगा ये, तो टोटल सर्कमफेरेंस अपॉन 2 अपॉन 4, टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, एक सर्किल का टोटल सर्कमफेरेंस, उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि अगर इसको मैं पूरा एक सर्कल बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो एक क्वाड्रेंट ये हो गया, 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 तो 4 क्वाड्रेंट मिल रहे हैं। हालांकि बात सिर्फ एक क्वाड्रेंट के सर्कमफेरेंस की हो रही है। अगर एक सर्कल के एक क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हमें पहले से पता है, क्या पता है? ये पता है कि जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है वो 2πr के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? 2πr अपॉन ये क्या 4 हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, 2π रखते हैं से, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? आर की वैल्यू दी हुई है 10/4, है ना। ये कितना बन जाएगा? 20π/4। क्या ये कट जाएगा 5 बार में? तो क्या आ जाएगा? 5π मीटर। ये आपका क्या निकल के आया? सर्कमफेरेंस का 1/4 पूरे सर्कल का, जो कि इसके क्वाड्रेंट के डिस्टेंस के बराबर है। ये कितना निकल के आया है? 5π। कितना निकल गया है? 5π। अच्छा, और ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट था वो कितना निकल के आया है? जो इसका डिस्प्लेसमेंट था वो निकल के आया है 10√2। क्लियर है? 2 चीज़ें हो गई। फिर क्या पूछा है? एंड द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो जो ये येलो वाली लाइन दिख रही है ना, कोई और कलर ले लेते हैं। जो ये येलो वाली लाइन दिख रही है जिस पे मैं रेड कलर बना रहा हूँ, तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये हो जाएगा इसका एक्स एक्सिस। तो इन दोनों के बीच में बनने वाले एंगल को इसने पूछा है। ठीक है,
तो क्या वो बनने वाला एंगल ये होगा? हाँ, ये होगा थीटा। अच्छा जी, इसको कैसे सॉल्व करें हम लोग? इसको कैसे सॉल्व करें हम लोग? क्योंकि ये तो 10√2 इसको लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? एंगल निकालना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे एंगल देखते हैं। इसको इरेज करते हैं तब तो समझ में आए। राइट, ठीक है, तो एक ये है और एक ये है, इनके बीच का एंगल चाहिए आपको। ओके, हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका एंगल निकाल सकते हैं थीटा, थोड़ा देर के लिए थीटा मान लो। इसका एंगल निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? क्या आपको ये लाइन पता है और ये लाइन पता है? मतलब कि परपेंडिकुलर, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और आपको परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता है, तो क्या एंगल निकल जाएगा। और अगर ये एंगल निकल गया तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको जो दिख रही है, जो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसमें टोटल बनने वाला एंगल 180 होगा। तो इसमें से अगर हम 180 में से, अगर हम 180 में से ये थीटा एंगल माइनस कर देंगे तो ये जो बनने वाला थीटा होगा वो होगा 180 माइनस थीटा। क्लियर है? अच्छा, तो पहले थीटा फाइंड कैसे करें? फाइंड थीटा फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? वो जो ट्रायंगल दिया हुआ है ना, पहले यहाँ लिख लेते हैं कि एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि आपको एक ऐसी लाइन दिख रही है और एक ऐसी लाइन दिख रही है और एक ऐसी लाइन दिख रही है, ये एंगल थीटा चाहिए, ये परपेंडिकुलर 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है ना? तो क्या हम यहाँ पर टेन थीटा लगा सकते हैं? टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर है 10 और बेस है 10 जो कि 1 आएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होती है? यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री, है ना? तो थीटा आपका निकल गया 45, यानी कि जो ये थीटा निकला है वो कितना निकला है? 45 डिग्री। तो जो बनने वाला एंगल है, बनने वाला एंगल मतलब कि कौन सा एंगल? जो हम इस के और इसके बीच के एंगल की बात कर रहे हैं, मान लो थीटा डैश की बात करें, तो थीटा डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी टोटल एंगल में से। टोटल एंगल वो कितना है? क्या ये टोटल एंगल एक स्ट्रेट लाइन वाला है? तो ये 180 होगा। तो 180 में से हम लोग माइनस कर देंगे ये वाला एंगल जो हम लोग निकालें, जो कि ये 45 डिग्री। तो जो थीटा डैश की वैल्यू बन के आएगी वो आएगी 40 135 135 डिग्री। क्लियर है? ओके, ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं हम लोग एक दो क्वेश्चन और। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सर्कल है जिसमें पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है जो कि डायमीटर के अलोंग है। ठीक है ना, ये सेंटर हो गया, इसका रेडियस आर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए से बी जाने में, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। दो चीज़ें पूछा है इसने, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है कि जो टोटल पाथ कवर्ड होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो ए से बी जाने में क्या ये सरकमफरेंस का आधा कवर कर रहे हैं? ठीक है, एक सर्कल का सरकमफरेंस जो होता है वो होता है 2πr। क्योंकि ये ए से बी गया है, आधा कवर किया है, तो 2πr/2 कर लेंगे, यानी कि जो आंसर आएगा वो आएगा πr। अगर मीटर दिया तो मीटर में, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर में। क्लियर है? अच्छा, अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा फ्रॉम ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में। तो ए से बी जाने में अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ जाने में एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल से फाइनल जो शॉर्टेस्ट पथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ से यहाँ जाने में आर रेडियस ये सेंटर से और आर रेडियस ये, यानी कि आर प्लस आर यानी कि 2r होगा। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्यूब है ना, एक क्यूब है तो इसका जो एज होगा या जो इसका साइड है वो बराबर होगा, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि फ्रॉम ए से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया चलना और फिर वो बी को गया, फिर वो सी को गया, फिर वो ऊपर यहाँ डी को गया। तो आप बताइए कि इसका डिस्टेंस कवर क्या होगा। क्या पूछा आपसे कि ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस कवर होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ए से अगर बी जाएगा तो एक्स होगा, प्लस बी से जो वो सी जाएगा, पहले तो ए से बी गया वो एक्स, फिर बी से सी जाएगा तो वो एक्स, प्लस सी से डी जाएगा तो वो भी एक्स, यानी कि टोटल ये 3x हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर। अब एक्स की वैल्यू वो कितना भी मीटर किलोमीटर कुछ भी दे सकता है या सेंटीमीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि फ्रॉम इनिशियल से फाइनल जाने में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी अगर एक स्ट्रेट लाइन लेंगे तो, यानी कि ए से सीधा डी जाने में कितना इसने दूरी कवर की, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम ए टू डी। ठीक है, ए टू डी। और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ होगा, ए बी सी डी टोटल होगा। ओके, ए से डी जाने में अगर हम देखें तो ये एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है बल्कि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ ये ऐसा और ऐसा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है ना। हम क्या करते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ऐसे मिला रहा हो, उससे क्या होगा कि हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा और ये एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, है ना। अच्छा, ये एंगल भी 90 डिग्री है जो कि ये एंगल है, ठीक है। क्या आपको पता है कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। तो पाइथागोरस के हिसाब से जो इसका हाइपोटेनस होगा वो √2x हो जाएगा। कैसे होगा, √x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर यानी कि √2x स्क्वायर यानी कि x√2 या √2x। क्लियर है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, √2x। अच्छा, क्या ये भी x होगा और ये √2x है, तो ये कितना होगा, सपोज करते हैं d होगा, है ना। तो जो d की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √x का स्क्वायर प्लस ये वाला x√2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये कि √x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर 2। तो क्या बन के आ रहा है, ये आ रहा है 2 और 1 3 √3x स्क्वायर यानी कि x√3, है ना। यूनिट जो भी दिया हो वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम पॉइंट ए से डी जाने में। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा एक और तरीका देख लो। सपोज करो कि कोई एक रूम है जो कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिला रहा है, लेकिन एक नीचे वाला है और एक ऊपर वाला है, ठीक है ना। कुछ ऐसा दे रहा है तो आपको सिंपली क्या करना होता है, अल्टरनेटिव तरीका देख लीजिए कि अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर कर लेना, अंडर रूट ब्रेथ का स्क्वायर कर लेना और हाइट का स्क्वायर कर लेना। तीनों अंडर रूट में होने चाहिए। तो ये डायगोनल निकल जाता है एक लोअर वाले पॉइंट से लेकर के अपर वाले पॉइंट का। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग ऐसे करना चाहें, क्या लेंथ भी एक्स स्क्वायर है, क्या ब्रेथ भी एक्स, तो एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हाइट भी एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये टोटल होगा 3x स्क्वायर यानी कि x√3। तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये आंसर सेम है, ये बस अलग तरीका था करने का। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं एक और। अगर आपसे क्वेश्चन दे रहा है कुछ ऐसा कि एक सर्कल है जिसमें एक पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है ना, कुछ ऐसा दे दिया हो।
जिसमें ये ना डिफाइंड हो कि ये हाफ सर्कल चला है या कितना चला है, ठीक है। कुछ एंगल दे दिया है कि इसने एंगल ट्रेवल किया है इतना, ठीक है, थीटा। इसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि फ्रॉम ए से बी जाने में और कुछ पार्टिकल वो ऐसे चलता हुआ बी तक पहुंचा है और एंगल है बीच का थीटा, तो आपसे सवाल ये पूछता है कि इसके चलने में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस कवर कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ओके, तो अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस की, किसकी बात करेंगे, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस तो पूरा होगा जो यहाँ से यहाँ तक कवर किया होगा, है ना, ये क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल से फाइनल पॉइंट का एक जो स्ट्रेट लाइन होगा यही होगा इसका क्या, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो होगा इसका डिस्टेंस होगा। मैंने वेक्टर साइन लगाया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलिए डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा एंगल उसने ट्रेवल किया है, रेडियस आर दिया होगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। क्या होता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जो थीटा होगा वो रेडियन में रहेगा ना कि डिग्री में। किस में रहेगा, रेडियन में। तो अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा इक्वल टू आर्क, आर्क कितना है जो ये चला है, तो क्या ये डिस्टेंस कवर है जो कि आर के कहाँ से कहाँ तक, ए से बी आने में, वही हो जाएगा डी। अच्छा रेडियस कितना दिया हुआ है, आर। तो जो आपको डिस्टेंस चाहिए था वो वैल्यू हो जाएगा आर थीटा। क्लियर है। अगर मान लो थीटा दिया हुआ है सपोज करो 120 डिग्री, कितना मान लेते हैं 120 डिग्री, तो आप यहाँ पर 120 डिग्री नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दिया है डिग्री में, आपको लिखना होगा इसको रेडियन में, कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, कन्वर्ट करने जैसे कि आपको बता दूं मैं, जो पाई की वैल्यू होती है उसको हम लोग लिखते हैं 180 डिग्री, सही है। पाई बाई 2 होता है तो कितना लिखते हैं 90 डिग्री। पाई बाई 3 होता है तो कितना लिखते हैं 60 डिग्री। पाई बाई 4 होता है तो कितना लिखते हैं 45 डिग्री, है ना। अच्छा वैसे ही 2 पाई बाई 3 होगा, क्योंकि हम लोग पाई को 180 डिग्री मान रहे हैं, तो जब आप इसकी जगह पे पाई की जगह पर, अगर इसकी जगह पे आप 180 डिग्री रखोगे तो ये 60 बार में कट जाएगा, और 60 इंटू 2 120 डिग्री। यानी कि अगर आपको 120 डिग्री का रेडियन निकालना है तो आप क्या करोगे, पाई को 180 मान करके डिवाइड कर लोगे, ये बन जाएगा। अच्छा तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी थीटा की जगह पे 2 पाई बाई 3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस कवर फ्रॉम ए टू बी, अगर एंगल थीटा 120 दिया है तो, अदरवाइज यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इससे कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल पूछा आपसे कि डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अब आप इसको कैसे निकालोगे, क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री नहीं है कि हम लोग पाइथागोरस निकाल लें, लगा कर निकाल लें। उसके लिए आपको एक फार्मूला दिया जाता है जो कि होता है 2r साइन थीटा बाई 2, और ये निकालने के लिए डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा थीटा इन रेडियन। अच्छा पर ये फॉर्मूला आपको कैसे आया ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे, है ना। तो 2r रेडियस आर है, साइन थीटा थीटा जो भी दिया उसका आधा कर लेंगे, प्रूफ करके देख। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करेंगे फ्रॉम ए पॉइंट से बी पॉइंट, जो कि डी वेक्टर दिखाया है आपको, है ना, जिसकी वैल्यू 2r साइन थीटा बाई 2 आती है। तो हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे आती है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे कैसे होता है। दोबारा से हम लोग क्या करेंगे कि एक बार सर्कल को बना लेते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट से चला है कहाँ तक,
बी पॉइंट तक, है ना, बीच में सेंटर होगा और इसके बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। अच्छा ठीक है, तो जब ये जो पूरा कवर किया है टोटल पाथ, ये तो उसका डिस्टेंस हो कवर हो जाएगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए से बी जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन वेक्टर डी के बराबर होगी। क्लियर है? क्या ये रेडियस आर होगा, क्या ये रेडियस आर होगा, दोनों सेम होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि इसके बनने वाला बीच का डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितना होगा फ्रॉम ए टू बी। तो हम ये देख पा रहे हैं कि सपोज करो ए से सेंटर से पॉइंट ए तक जाने में अगर मानते हैं कि ये r1 वेक्टर है ना। अच्छा, फिर ए से यहाँ जाने वाले को सपोज कर लेते हैं डी वेक्टर है, जो कि दिया हुआ हमने लिख दिया है, ये r1 वेक्टर और ये डी वेक्टर। ओके, तो क्या ये ऐसा कुछ होगा, यहाँ से टेल ये हेड, फिर ये दूसरे वाले का टेल, फिर हेड, और तीसरे वाले का ऐसे होगा। क्यों? जैसे हमने सेंटर से स्टार्ट किया तो ये इसे स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम ओरिजिन से गया है, फिर तो ये भी ओरिजिन से ही जाएगा। ठीक है, तो ये सपोज कर लेते हैं कि r2 वेक्टर है। समझ में आ रहा है? अब इसको अगर लिखना चाहें हम लोग वेक्टर के फॉर्म में तो देखेंगे कि r1 वेक्टर यहाँ से टेल टू हेड, तो ये r1 वेक्टर होगा। फिर जब हम लोग डी वेक्टर को देखें तो इसका भी टेल टू, यहाँ पर टेल होगा, यहाँ पर हेड है, तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये डी वेक्टर हो जाएगा। अब अगर हम लोग R2 वेक्टर को देखें तो क्या ये इसके कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक कर रहा है, यानी कि जो टेल टू हेड फिर टेल टू हेड हो रहा था, यहाँ पर हेड टू टेल हो गया, इसलिए जो ये R2 वेक्टर होगा वो इनका रिजल्टेंट होगा। क्लियर है? ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट डी चाहिए, डी वेक्टर चाहिए, तो हम लोग इसको एक साइड ले लेंगे और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिख लेंगे। क्लियर है? अच्छा, डी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू, अब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो अंडर रूट होगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है? अब डी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, तो अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस 2r1 R2 कॉस थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि क्या R1 और R2 दोनों बराबर ही हैं, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि R1 R2 दोनों क्या है, सेम है। अच्छा, डी वेक्टर बन जाएगा आपका अंडर रूट 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। तो डी वेक्टर इक्वल टू होगा, अगर इसके अंदर हम लोग कॉमन लेते हैं क्योंकि दोनों साइड में 2r स्क्वायर है, तो 2r स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जानते हैं जिसके अंदर 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये कैसे आया है, तो ये आया है कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो अगर हम लोग सिर्फ कॉस थीटा क्योंकि हमें चाहिए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या ये हाफ हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर जो कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, यानी कि हम साइन को एलिमिनेट करेंगे, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। तो हमें क्या करना है कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको एक साइड में ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम इसको आधा करेंगे क्योंकि ये आधे में आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। बन गया? ओके, अब हमें मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ जाकर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह पे पुटअप कर सकते हैं।
हम लोग जब ऐसा करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो cos थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सही है, ओके। तो क्या वैल्यू बचेगी, cos थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, अगर मैं इसको एक साइड लूँ पूरे को तो क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 विच इज इक्वल्स टू, अगर इधर लाए तो प्लस हो गया, और 1 माइनस क्या माइनस हो जाएगा जब ये cos थीटा इधर आएगा तो cos थीटा। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 माइनस cos थीटा विच इज इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। इससे ये आया है जो हम बताना चाह रहे थे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही आपको पुटअप करना है। हम आगे देख लेते हैं। तो डी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 आर स्क्वायर, क्या 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ चुकी है। तो डी वेक्टर की जो वैल्यू होगी, आप देख पा रहे हैं कि 2 है अंदर और 2 यहाँ पर है, तो 4 यानी कि 2 बाहर हो जाएगा, और आर स्क्वायर है तो आर बाहर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या ये एक साइन भी बाहर हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2। सही है, तो वैल्यू क्या बन के आई है, 2 आर साइन थीटा बाई 2, है ना। क्या वैल्यू बन के आई है, 2 आर साइन थीटा बाई 2, जो कि यही आना था यहाँ पर जो आया हुआ है। तो जो डिस्प्लेसमेंट, a wheel by radius r is rolling on the road, what will be the displacement of a point p, point p यहाँ दिया हुआ है, point p in half rotation of the wheel on the road। आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट जब ये एक बार घूम जाएगा और ये p जो है ये घूम करके इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अ व्हील बाय रेडियस r, ठीक है ना, इसका रेडियस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है r, is rolling on the road, what will be the displacement of a point p in half rotation। हाफ रोटेशन में क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये सेमी सर्कल के बराबर होगा, ठीक है। तो जब ये घूमेगा तो ये आगे बढ़ेगा, है ना। अब जब ये कुछ आगे बढ़ चुका होगा, जब ये आगे बढ़ चुका होगा, सपोज करते कि यहाँ आ गया होगा, है ना। तो जब ये आगे आएगा तो अब पी पॉइंट जो होगा वो यहाँ आ चुका होगा, सही है। अच्छा, जब ये ऐसा होगा, जब ऐसा होगा तो जो ये दूरी है क्या वो उतना ही चला होगा जितना इसका आधा सरकमफ्रेंस होगा, यानी कि यही दूरी तो ज़मीन से लगी होगी। जब ये आगे बढ़ा होगा आगे जाने में, तभी तो ये पॉइंट पी जो होगा वो नीचे आया होगा, यानी कि ये जो चला है ना ये चीज़, जब ये आगे बढ़ा है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ है, ऐसे नीचे आया है, ओके। तो ये ऊपर गया होगा और ये नीचे आया होगा, ऐसे समझ पा रहे हो, ओके। खैर, कहने का मतलब ये है कि जो ये पी से ये यहाँ से यहाँ तक चला है, जो इसका सरकमफ्रेंस है वही वो आगे ट्रेवल किया होगा, यानी कि जो वैल्यू होगी वो 2 पाई आर बाई 2 के बराबर होगी। तो क्या है, 2 से 2 कट जाएगा, सही है। अच्छा, अब जो पॉइंट है, अब जो पॉइंट है वो पी नीचे आ चुका है और ये यहाँ पर था, तो अब ये यहाँ पे जा चुका है, जो चीज़ यहाँ पे थी वो यहाँ पे जा चुकी है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंट पी का वो ये होगा, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला गया है, सही है, ओके। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट जो पूछ रहा है वो ये पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, आपको एक बात पता है क्या, कि यहाँ सेंटर से इसकी दूरी रेडियस होगी और ये दूरी भी रेडियस होगी, यानी कि ये क्या कुछ आपको ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना, एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, जो कि ये वैल्यू पाई आर के बराबर है, ये एंगल थीटा जो भी होगा, पर ये 90 है और ये वैल्यू 2r के बराबर है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर पूछ रहा है। तो डी वेक्टर आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, अंडर रूट क्या, 2r का स्क्वायर प्लस पाई आर का होल स्क्वायर डी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट
4r² प्लस पाई² इंटू r²। ऐसे चाहे तो ऐसे कर सकते हो, बाकी कॉमन लिया जा सकता है। आर को आप कॉमन लोगे, ऊपर ही ले लीजिए रहते, और आर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिर अंडर रूट क्या बच जाएगा, 4 प्लस पाई²। क्लियर है? ओके। क्या लिखा हुआ है, डी वेक्टर इक्वल्स टू आर अंडर रूट 4 प्लस पाई² ये जो होगा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, आंसर आ जाएगा। सही है। अच्छा, कई बार आपसे पूछ जाएगा बताओ एंगल कितना बना होगा, यानी ये एंगल पूछेगा, तो अगर ऐसा कुछ पूछा तो आप क्या करोगे, tan थीटा लगा दोगे। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपसे एंगल पूछा है तो आप tan थीटा लगाओगे। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और थीटा के जो सामने वाला साइड होता है वही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो क्या ये 2r होगा, और बेस ये 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस होगा, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, यही बेस होगा। तो बेस की वैल्यू कितने बराबर है, पाई आर के बराबर है। आर से आर कट जाएगा, क्या वैल्यू आएगी, 2/पाई। ये हो जाएगा इसका एंगल। सही है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर आइस ऑफ रेडियस 200 मीटर स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी। यहाँ से वो स्टार्ट किए, ठीक है, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, 3 गर्ल्स थी फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द